Now today we will see about the detailed structure of nucleus and different parts of nucleus. Okay, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में फर्स्ट थिंग जो आपको दिख रही है दैट इज द एक एनवलप एक बाउंड्री के अंदर न्यूक्लियस है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बार तुम्हें सेल ऑर्गेनल्स को समझने के लिए बताया था कि इफ एनी सेल ऑर्गेनल हैव डीएनए, ठीक है, किसी के पास भी अगर डीएनए है तो उसको एक सिक्योरिटी है। और यू नो कि न्यूक्लियस डीएनए दैट इज द न्यूक्लियर डीएनए इज द बॉस। ओके, तो ये कैसे वर्क करेगा? इट विल वर्क लाइक अ चैम्बर। एक मिनट कृष्ण, इट विल वर्क एज अ बॉस का चैम्बर। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बढ़िया बाउंड्री है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड्री रहेगी, डबल मेम्ब्रेन रहेगा, जहां जहां डीएनए वहां वहां डबल मेम्ब्रेन। तो यू कैन सी हियर कि ये एक साइड से ओपन करके दिखाया गया कि आपको स्ट्रक्चर दिखे, अदरवाइज ये कैसे रहेगा, इस तरीके से कवर्ड एक ब्लॉक की तरह, ये पूरा बॉल की तरह यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन कवर्ड रहेगा। ओके, इन पे आपको न्यूक्लियर पोर दिखेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। फिर आपको ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है बेटा, बताना तो जरा। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता हुआ क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? आर्या, कैन यू अगेन एक्सप्लेन हब? ओके बेटा, आई विल। ओके, फिर आप इसके अंदर एंटर कर रहे हो, हाँ आ रहे हैं। न्यूक्लियर पोर से अगर आप एंटर करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है और थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो ये थ्रेड्स क्या हो जाएंगे? दीज आर क्रोमेटिन, जो कलर लेंगे, स्टेन्स लेंगे, एंड जिस मैट्रिक्स में ये थ्रेड प्रेजेंट है, सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, दैट विल बिकम द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, फिर आपको बड़ा सा एक गुच्छा दिख रहा है या बंच दिख रहा है, जो डेंस बॉडी दिखेगा अलग से, दैट विल बी न्यूक्लियोलस। ये किसी में एक हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितनी राइबोसोम प्रोडक्शन की कैपेसिटी उस सेल को रखना है, उसका फंक्शन कैसा है प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वहां पे, फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाई रहेंगे प्रेजेंट। इतना एक समरी है, चलो वन बाई वन देख लेते हैं। मेम्ब्रेन की बात करोगे तो अगेन मेम्ब्रेन की वही थ्योरी है, लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, हाइड्रोफोबिक एरिया, अंदर की तरफ रहेगा हाइड्रोफिलिक एरिया, क्योंकि इधर नाइक्लो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इधर पेरी न्यूक्लियर स्पेस लिख लो या साइटोप्लाज्म, एक ही बात है। एग्री कर रहे हो ना? पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब, ओके ये तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, नहीं नहीं एक बात नहीं हुआ, ये आपका दो मेम्ब्रेन के बीच में है, जिससे आपका ईआर ओरिजिनेट होगा। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस लिखते थे, ठीक है, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस बोले थे, उसी तरीके से ये क्या है, बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, इंट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ओके, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, देन अगेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, बाउंड्री, एक आपका जैसे समझ लो कि रूम का स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ क्या क्या है वो आपको समझना है। एक साइड में इनर मेम्ब्रेन फेस करेगी न्यूक्लियोप्लाज्म को, आउटर मेम्ब्रेन फेस करेगी साइटोप्लाज्म को, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी लिक्विड है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस है, दैट विल बी पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, बाकी देखो कंटेंट ये सब तो हो गया, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लास्ट, अब इनको बस डिटेल में चलते देखो। ठीक, स्केमेटिक डायग्राम बनाया जाता है जिससे आपको सब स्ट्रक्चर समझ में आए, वो डायग्राम ये है, ये आप बना लोगे। द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरीज with the metabolic state of cell. In general, larger the cell, larger the nuclei, smaller the cell, smaller the nuclei. Load.
न्यूक्लियस का लोड, जितना न्यूक्लियस सेल की साइज बढ़ेगी उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस भी मैच्योर हो रहा होगा, न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ती है। ये हम जनरल स्टेटमेंट कहते हैं, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, जनरल वर्ड लिखा है, मतलब मेजॉरिटी आप कह सकते हो, मेनली कह सकते हो। बायोलॉजी में मेनली मेजॉरिटी वर्ड का अलग ही मतलब होता है एकदम, ये क्वेश्चन बदल देते। ओके, इफ इन अ सेल, अब कुछ कंडीशंस है, एकदम ध्यान से वन बाय वन देखो। न्यूक्लियस इज लार्जर इन प्रोपोर्शनल टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज लार्जर इन प्रोपोर्शनल टू साइटोप्लाज्म। अब आपको ऐसे कैसे समझना है, जैसे कि आपकी मम्मी, अगेन मैं मम्मी को ही बॉस बनाती हूँ घर में, और मम्मी को वही कुकिंग करनी है या घर को मेंटेन करना है, छोटा फैमिली है, छोटे कम लोग हैं, तो मम्मी इजीली मेंटेन कर सकती है। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड न्यूक्लियस क्या हो गई, मम्मी। ओके, फैमिली छोटी है, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो मम्मी एक्टिवली काम करेगी। ओके, क्लियर। न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक। एक ही बंदी, एक ही मम्मी है, मतलब मम्मी एक ही होती है जनरली, मम्मी है और उनके कई सारे बच्चे हैं, या वो कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, ज्वाइंट फैमिली में है, छोटी बहू है, बड़े बहू के भी बच्चों को देख रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, समहाउ उनका लोड जाता है। आप ऐसे समझो, फैमिली एक बड़ी है और वो अकेली करता धरता बन गई। तो उस केस में क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ, जो यहाँ पे वो एक्टिवली कर सकती थी उससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस चल रहा होगा, क्योंकि काम ज्यादा है उनके पास। अगर हर चीज बहुत परफेक्शन से सबको टाइम देने लगेंगी तो पूरी चीजें नहीं होंगी। तो वो सेल कैसे चली जाएगी, डॉर्मेंसी में चली जाएगी। ठीक है, डॉर्मेंट हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी है, वो जिंदा है लेकिन वो एक्टिव कम रहेगी। ओके, न्यूक्लियर इज मच स्मॉलर। क्या केस दिया है, मच स्मॉलर, ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा छोटा है। दिस इज पिक्नोटिक न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पिक्नोटिक न्यूक्लियस। एंड इस केस में सेल जो होगी वो डॉर्मेंट रहेगी। कब होता है ऐसे, जैसे सीड ग्रो कर रहा है, सीड रिलीज हुआ, जस्ट सपोज, ठीक है, सीड रिलीज हुआ, अभी उसको हमने तुम्हें एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम स्प्राउट बना रहे हो, ठीक है, तो अभी तुम्हारे जो घरों में, तुम्हारे किचन के बॉक्स में जो चना रखा है, मूंग की दाल रखी है खड़ी वाली, जो स्प्राउट बन सकती है, क्लियर बच्चा, या आप मटर के दाने देखो, वो सब जो डब्बों में रखे हैं, क्या वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, क्या वो नॉन लिविंग है, बताओ फटाफट जरा, वो नॉन लिविंग है क्या। लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, कृषि गिनो, रिप्लाई करो, लिविंग है नॉन लिविंग है बेटा, क्वेश्चन समझ रहे हो ना हम क्या पूछ रहे हैं। आपके घर में, सबके घरों में चना की दाल रखी, चना रखा होगा, खड़ा वाला चना, मूंगफली, ठीक है, मूंग की दाल खड़ी वाली, उड़द की दाल खड़ी वाली, कभी जाया करो जरा किचन में भी जाया करो। नो, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग है बेटा, लिविंग है, ठीक है, दे आर सीड्स। ठीक है, जिन्होंने में नॉन लिविंग लिखा वो ये अब सुनो, सीड्स है, उनको आप पानी में डालते हो, फिर स्प्राउट बनता है ना, स्प्राउट बनता है, वाटर में पोर कर दो, उसके बाद स्प्राउट बन जाता है। तो वो स्प्राउट क्या है, क्या एक्टिविटी दिखी ना उसके अंदर, मेटाबॉलिकली एक्टिव हुआ, फिर वहां से स्प्राउट निकला। अब अगर आप इसको आगे और डेवलप कराना चाहते हो, अगर इसका आप ग्रो करा दोगे और आप इसको प्लांटिंग सीडलिंग वगैरह कराने लगोगे, तो इसी से तो प्लांट बनेगा ना, फिर एक स्टेज ऐसे आएगा, छोटी छोटी लीफ आ जाएंगी, समझ रहे हो। तो वो लिविंग है लेकिन वो एक्टिव नहीं थी, डॉर्मेंसी में था, सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं इसको, पूरा पढ़ना है आपको, सीड डॉर्मेंसी। बोथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर डबल इन वॉल्यूम, द सेल विल बी डिवाइडिंग,
ठीक है, डुप्लीकेशन आपने पढ़ा है, डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज याद आ रहा है कुछ? छोटे पे तो पढ़ा ही है बेटा 10th में, एक बैच को तो तुम्हारे हमने ही पढ़ाया हुआ है, सेल डिवीजन। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा मतलब डीएनए डबल हो गया। तो कभी भी डबल डीएनए नहीं रहता, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हुआ है एक सेल के अंदर। सुन लो ये आज, ठीक है, अभी सेल डिवीजन पढ़ना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल डिवीजन रहेगा। अगर डीएनए ने अपना अमाउंट डबल कर लिया है तो वो सेल डिवाइड करेगी ही करेगी। इट इज लाइक दैट कि एक घर में दो लेडीज लोग हैं, वो उनका लोड बढ़ा था, लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, अब वो अपना अपना डिवाइड करेंगे, ठीक है, जेठानी देवरानी टाइप से हैं, अब वो बोलेंगे मैं अपने बच्चों का देखूंगी, तुम अपना। फिर उसके बाद वो प्रेशर डालेंगे कि हम अलग अलग रहेंगे, हमें अलग अलग घर चाहिए, हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारा गुजारा नहीं हो सकता एक साथ, ठीक है। फिर घर के मेल इन्वॉल्व होंगे और वो घर को डिवाइड कर देंगे कि हम दूर दूर रहते हैं, जरा साल में एक बार दो बार मिल लेंगे। तो वो क्या हुआ, उन्होंने काम काज जो है वो उनका लोड डबल हो गया था, लोड डबल हुआ तो उसके बाद दो लोग हो गए उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए कि तुम अपना करो मैं अपना करूंगा। लेकिन मैं एक घर में नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना घर भी डिवाइड कर लिया। मतलब वो घर तोड़ के आधा आधा कर ले, मतलब लाइक पार्टीशन कर ले उसी घर में कि ऊपर का फ्लोर आपका, नीचे का फ्लोर आपका, या दो रूम आपके, तीन रूम मेरे। इस तरीके से भी हो जाता है लोगों का। एंड ऐसा भी होता है कि लोग अलग घर ले लेते हैं कि हम यहाँ रहेंगे आप यहाँ रहें। तो बस ये एग्जांपल में तुम्हें सुनने में अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट मैं ये तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक सेल का जब लोड बढ़ता है तो वो सेल का डीएनए जिस पे लोड बढ़ा है वो तुरंत क्या करेगा, अपनी दूसरी एक फैक्ट्री डिसाइड कराएगा कि मुझे एक दूसरी फैक्ट्री ओपन करनी है, इसकी एक दूसरी ब्रांच बना लेता हूँ, इस ब्रांच में बहुत ज्यादा लोड हो रहा है। ऐसे केस में वो पहले उस बॉस का इंचार्ज खड़ा करेगा, उस ब्रांच को जो वो प्लान कर रहा है उसको देखने के लिए कोई दूसरा इंचार्ज खड़ा करेगा, क्योंकि वो दोनों जगह नहीं हो सकता। तो वही क्या हो गया, डीएनए का डुप्लीकेशन। एंड दो बॉस हो गए। अब वो इंचार्ज को उसने ट्रेनिंग दे दी है, अब एक वो सेपरेट करके उसको फैक्ट्री दे देगा, एक वो खुद देख रहा है। तो इसी तरीके से हो जाता है सेल डिवीजन। तो व्हेन बोथ द न्यूक्लियस, पहले साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ओके, सेल का लोड बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी तो सेल को ज्यादा डीएनए कोड कराएगा, एमआरएनए को और प्रोटीन को ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बढ़ेगा, तो डीएनए पे लोड बढ़ रहा है, डीएनए का लोड बढ़ा तो डीएनए डुप्लीकेट किया। तो साइटोप्लाज्म के रिजल्टेंट पहले ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, मतलब डीएनए बढ़ेगा, एंड देन ये दोनों बढ़े हुए हैं, ये इंडिकेटेड है कि सेल जो है डिवाइडिंग सेल, सेल इंटरफेज में चल रही है, अब वो डिवीजन करने वाली है। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? ये कंडीशंस देंगे और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ, क्यों अननेसेसरी का वहां पे क्यों डबल अमाउंट हो रहा है, उसका कुछ पर्पस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद द चैनल ऑफ द ईआर। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, छोटा सा एक इमेज बना लोगे याद रहेगा ये, ओके। तो ये आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है और इसके अंदर पेरीप्लाज्मिक वाला फ्लूइड जाएगा जो कि ईआर ल्यूमेन को बनाए। ओके, क्लियर है? ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्मिक फेज, ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्मिक फेज, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ, ठीक है, ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल इज ऑब्जर्व, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डेंस, अभी देखो मैंने जब सेंट्रोसोम बताया था तो मैंने ऐसे तीन लिंगर बताते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया दिखाया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या है, पूरी एक लेयर, जैसे जस्ट सपोज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में एक पूरी लेयर हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल की अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये न्यूक्लियर एनवेलप को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। और मेरी पीएचडी का इसी इसी मेम्ब्रेन पे मिसफोल्डिंग होना, इस मेम्ब्रेन का डिस्टर्ब होना, उस पे डिजीज जो होती है उससे, वो मेरी पीएचडी का पार्ट है, ठीक है। दिस लेयर इज न्यूक्लियर लैमिना, दिस इज नथिंग
लाइक ऐसा नहीं कि कोई आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी लेयर है। दिस इज एन एरिया जहाँ पे फोल्डिंग हो सकती है, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, एनवेलप को ये डिस्टर्ब कर सकता है और ये मेंटेन भी कर सकता है। तो डिस्टर्ब किया तो डिजीज हो जाती है, और मेंटेन रहेगा तो नॉर्मल चलेगा। ओके, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना और डेंस लैमिना और हनीकॉम्ब लेयर। Harris and James first time described the presence of nuclear lamina in amoeba. Nuclear lamina is made up of protein fibers. प्रोटीन के फाइबर्स हैं वहां पे। इन्हीं प्रोटीन के मिसफोल्डिंग से यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एब्रप्शंस देखने को मिलते हैं कि फंक्शनलिंग में काफी डिस्टरबेंस आ जाता है। और आपने पा मूवी सुनी है? पा, अमिताभ बच्चन छोटे बच्चे का रोल किया उसमें, अभिषेक बच्चन उसके फादर का रोल किया। मेंटल रिटार्डेशन पे है रोल मूवी। तो दैट डिजीज इज हचिंसन डिजीज, उसको प्रोजेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक इस लैमिना के डिस्टर्ब होने से वो पूरी की पूरी, वो एक्चुअली दैट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम आप मेडिकल में जाने वाले हो ना, सुनो ध्यान ध्यान से। सिंड्रोम क्या होता है? जब मल्टीपल डिजीज हो बॉडी के अंदर, मल्टीपल डिजीज हो, तो उसको हम कलेक्टिवली सिंड्रोम बोलते हैं। तो प्रोजेरिया एक सिंड्रोम होता है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड है, हार्ट भी अफेक्टेड है। उसकी उसकी एज जो है वो आपको 80 इयर्स की तरह, वो 12 साल का बच्चा 80 इयर्स की तरह बूढ़ा टाइप दिखेगा। तो इस तरीके का उसके उसका डेवलपमेंट इस तरीके से क्यों हो गया? क्योंकि उसके सेल के अंदर न्यूक्लियर लैमिना डिस्टर्ब थी। तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियर लैमिना का सही से होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कई सारे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, इनमें अगर डिस्टरबेंस होता है तो दे विल रिजल्ट इन अ सर्टेन काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी। चलो, ये तो थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने। इट गिव्स सपोर्ट एंड फॉर्म टू द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स हैं, इनर मेम्ब्रेन से जुड़े रहेंगे, एक इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग स्टेबिलिटी उसको भी मेंटेन करेंगे। इट इज एब्सेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, oocytes एंड स्पर्म। oocyte क्या होते हैं? जो एग बनाएंगे, पूरा डेवलप हो जाएंगे, मतलब फीमेल गैमेट, ओवरी से रिलीज होने वाले, एंड स्पर्म मेल गैमेट। कंडीशन दिया है कि न्यूक्लियर लैमिना जो होते हैं वो कहाँ कहाँ नहीं है, प्लांट सेल में नहीं है, oocyte, स्पर्म, इन तीन जगह पे न्यूक्लियर लैमिना एब्सेंट है। नाउ न्यूक्लियर पोर आर मे बी ऑक्टागोनल और सर्कुलर। ऑक्टा मीन्स होता है 8, 8 यूनिट के मिलने से बन सकते हैं, और मतलब 8 फेसेस होंगे उसमें। क्लियर? जैसे ये हो गया आपका हेक्सागोनल, इसी तरीके से आप इसको 8 फेसेस बनाओगे तो हो जाएगा ऑक्टागोनल। तो इस तरीके का 8 स्ट्रक्चर जब आपस में मिलता है डिफरेंट डिफरेंट फेस का, और वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है, उसको जो जो रंगोली टाइप आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, दैट इज न्यूक्लियर पोर। ओके, तो या तो आप उसको सर्कुलर कह दो या तो ऑक्टागोनल कह दो। द न्यूक्लियर पोर आर डायनामिक इन नेचर, मल्टीपल फंक्शन करने वाला, डायनामिक होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर के पास एक्टिव है, उसको मल्टीपल फंक्शंस करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने हैं, और ऑलवेज उसका एक डिफरेंट डिफरेंट रूप दिखेगा। तो डायनेमिक इन नेचर एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये हमारा घर बन रहा है तो इसमें यहीं पे दरवाजा लगेगा, यहीं से हम अंदर बाहर जाएंगे, ये हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के पास इस तरीके का फिक्सेशन नहीं है कि वो कहाँ पे न्यूक्लियर पोर उसके फॉर्म हो। इट इज जस्ट बाय द एसोसिएशन। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, जो एनवेलप बनता है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से बनता है। ठीक है, जैसे दो हम बना दे रहे हैं तुम्हें, ये फ्यूज होने से एनवेलप बन रहा है, ये फ्यूज हो गई। तीनों के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहाँ है? तीन क्यों बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। इन तीनों के इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अरेंजमेंट में डिफरेंट है। यहाँ फ्यूज होने से चैनल बन रहा है। ठीक है, यहीं पे ऑक्टागोनल प्रोटीन के सेट होंगे, और उससे रिजल्टेंट क्या बना? न्यूक्लियर पोर। माइटोकॉन्ड्रिया का याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी बन रही थी, क्रिस्टी बन रही थी इनर फोल्ड से।
साइटोप्लाज्म में ग्रेनम बन रहे थे, ओके, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। तो हर तीनों ही स्ट्रक्चर में इनर वाली मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी डायनामिक है, उसका डिफरेंट फंक्शन है। आउटर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, इनर मेम्ब्रेन भी ट्रांसपोर्टेशन करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, अलोंग विथ वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली फेस करेगी मैट्रिक्स को, स्ट्रोमा को, न्यूक्लियोप्लाज्म को। ओके, तो नाउ यू कैन सी जो ऑक्टा यूनिट की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, इसी तरीके से उस साइड होगा। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ओके, सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर लैमिना। अब देखो ये एक आपको शेडेड सा पार्ट दिख रहा है, जैसे आप छोटे पे ड्राइंग वगैरह अभी भी बनाते होगे तो आप ऐसे पेंसिल को ऐसे थोड़ा सा रब करके ऐसे ऐसे शेड देते हो, तो उस तरीके का आपको एक इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन रिच पार्ट दिख रहा है। इज इट क्लियर? ओके, there are maybe 1,000 to 10,000 pores. 1,000 to 10,000 pores may be present in a nucleus. एक ही बार में भी लिखना. At the edge of the pores, the inner and outer nuclear membrane are continuous. ये एब्जिलियस का स्टेटमेंट था कि एक एज, पोर के एज पे जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है, फ्यूज नहीं है. ओके, द न्यूक्लियर पोर्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैलन टॉमलिन इन 1951, अगेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद. न्यूक्लियस तो देखो 1830 में ही दिख रहा था, जो हैंडमेड लेंसेज के कॉम्बिनेशन बन रहे थे उससे ही न्यूक्लियस दिख रहा था, क्योंकि दिस इज अ बिग स्ट्रक्चर. बट एक्चुअली न्यूक्लियर पोर वो तो न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर है, एक छोटा माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. तो इसको देखा था कैलन टॉमलिन ने, और क्वेश्चन पूछा जाता है 1951. दे ऑब्जर्व, अब हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी है बेटा. दे ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिलेंडर, वही जो ग्रुप है, ठीक है, इन द पोर्स कॉल्ड एनुलस. ये भी पूछा जाता है, 3 स्टार लगा लेना. एनुलाई, एनुलाई मीन्स होता है रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एनुलस एक पूरा रिंग, ऑक्टागोनल जो रिंग बना रहा है उसको बोल रहे हैं हम एनुलस. एंड इट इज द, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से है, वैसे ही एनुलस का फॉर्मेशन एन्युलिन प्रोटीन के सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से बनता है. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या क्या होगा इसमें? पोर, जो बीच में स्पेस बन रहा है दैट इज द पोर. देखो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पोर. इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये भी पोर, लेकिन इसको बोलते हैं टेक्निकली स्लिट, कि इसको कहते हैं स्लिट. क्लियर? ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, पोर प्लस एनुलस, 8 मॉलिक्यूल. 8 मॉलिक्यूल मतलब 8 m का मतलब यहाँ पे क्या है, वही जो आप ऑक्टागोनल बोल रहे हो ना, प्रोटीन की, एनुलिन प्रोटीन की 8 यूनिट. m इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स लेना है आपको, मोलर वगैरह यहाँ पे नहीं लिया हमने, मैंने खुद लिख दिया इसलिए ब्रैकेट में पूरा अच्छे से. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स टर्म गिवन बाय वॉटसन, इन्होंने डिस्क्राइब किया था, इन्होंने न्यूक्लियर पोर टर्म दिया है. द न्यूक्लियर पोर्स मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप. क्या कहना चाह रहा है ये? न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर रहा है, वही बोल रहा है. द सेंट्रल पोर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल पोर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. अब देखो मैं कुछ रंगोली बना लेते, चलो 1 2 3. वैसे गलत तरीके से बनाना स्टार्ट किया मैंने, पता नहीं 8 बनेंगे कि नहीं. 5 6 बन गया, 7 8. ठीक है, तो इस 8 का सेंट्रल पोर तो ये हुआ बेटा, दिस पोर्सन. ओके, इसके डायमीटर की बात हो रही है, दैट इज 100 एंगस्ट्रॉम. और न्यूक्लियर पोर का पूरा डायमीटर क्या हो गया बेटा? देखो अब ये एकदम ऐसे ही तुम भी इमेज बना लोगे तो तुम्हें क्यों दिक्कत आएगी. इसकी रेडियस होगी बेटा एक, इसका एक डायमीटर होगा, तो इसका डायमीटर कितना दे दिया?
600 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर? दो डायमीटर क्यों दिया बेटा? बीच के पोर, बीच का हॉलो पोर्शन जिससे ट्रैवल करना है, ये वाला पोर्शन, ये कितना है? 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? हाँ, तो द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आएगा, तो देन that is 600 angstrom. Diameter of nuclear pore, central pore, then it is 100, 600 and 100. Nucleoplasmin protein, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, कलेक्टिवली वो प्रोटीन जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉर्म हो रहे हैं, उनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। तो दिस इज नॉट अ सिंगल प्रोटीन, दिस इज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, इज प्रेजेंट इन, आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, जब भी कॉम्प्लेक्स वर्ड आए ना, अभी ये आपके लेवल पे बहुत छोटी चीज है, ठीक है, इसकी बहुत डेप्थ है। मैंने बताया ना, मैंने तो इस पोर्शन में पीएचडी की हुई है, हमने डिजीज को पढ़ा है यहाँ। तो आप, ये बहुत डेप्थ है, यहाँ पे प्रोटीन के इंटरेक्शन है, मतलब मैं तुम्हें ऐसे ही जनरल बताऊं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 500 प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तब कोई रिजल्टेंट यहाँ पे फंक्शंस हो सकते। तो दिस इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। इंटरेक्शन की पूरी बात कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इंटरेक्शन की, लेकिन इस पोर को बनाने के लिए 8 यूनिट इन्वॉल्व होंगे। द न्यूक्लियर एनवलप सर्व्स 5 फंक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। न्यूक्लियस के फंक्शन याद रहते हैं, न्यूक्लियोलस के फंक्शन याद रहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप को इग्नोर कर देते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना। मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, इट कीप्स द न्यूक्लियर कंटेंट इन प्लेस एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, it regulates flow of material into and out of the nucleus, its pore जो central pore है, allows exit of ribosomal unit, सब यूनिट निकलेगी क्योंकि पूरा का पूरा राइबोसोम तो बाहर आ रहा है बेटा, ठीक है, mRNA, tRNA एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। rRNA क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? बताओ rRNA कहाँ गया? बता दो तो अच्छे बच्चों। मैंने 3 टाइप्स ऑफ आरएनए बताया ना, mRNA मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए। कोई भी आरएनए है बनेगा वो डीएनए से। rRNA राइबोसोमल आरएनए। अब बताओ वेयर इज rRNA? राइबोसोम, जो वहां पे राइबोसोम लिखा है ना, राइबोसोम सब यूनिट, इसके अंदर है rRNA, ठीक है, rRNA प्लस प्रोटीन से बनेगा ये। तो rRNA कहाँ है? वो फ्री नहीं रहेगा, वो राइबोसोम के अंदर है। एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, और भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, ट्रैवल होते रहेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इन सब चीज के लिए डीएनए को क्या चाहिए बेटा? एंजाइम्स वगैरह चाहिए। तो वो एंजाइम्स वगैरह भी तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे, तो वो साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस के बाद अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, गोल्जी से सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरेशन, वो सब गोल्जी ही करेगा। और गोल्जी उसको डिलीवर कहाँ कर दे रहा है कि जो भैया डीएनए को रेप्लिकेट करने का टाइम हो गया, डीएनए को ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम को बनाएगा एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा न्यूक्लियर पोर से अंदर के साइड। एंड प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, ऑब्वियसली बाउंड्री क्लियर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हार्टविग, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर इन लेट प्रोफेज। व्हाट इज लेट प्रोफेज? सेल डिवीजन की स्टेज है, अभी बस आप नोट डाउन करें। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, अभी तक तुमने पढ़ा होगा प्रोफेज, प्रोफेज में डिसअपियर होती है, ठीक, प्रोफेज के भी अंदर हम लोग जाएंगे क्योंकि बड़ी क्लास में आ चुके हो। तो लेट प्रोफेज मतलब लास्ट लास्ट के प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगा, क्योंकि कल जो मैंने बताया था ना स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन, वो अब फॉर्म होगा और उसको बाउंड्री हटा के ही वो अंदर आएगा। सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स के इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाया था ना बेटा, स्पिंडल फाइबर्स, तो उसको आने के लिए न्यूक्लियर एनवेलप को हटाना, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही न्यूक्लियर एनवेलप। एंड रीअपियर, अब ये डिसअपियर होके जाती कहाँ है? ये ईआर में चली जाती है। रीअपियर होती है तो आती कहाँ से है? ईआर से आ जाती है। सब बड़ा मैजिकल चीज है, एक सेल के अंदर इतने सारे फिनोमेना चल रहे हैं। द न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर इन, कब? टीलो, टीलो मीन्स होता है एंड,
तो सेल डिवीजन का एंड फेज किस चीज का? कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन जब करता है, डीएनए डिवाइड कर रहा है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का एंड फेज होता है टीलोफेज, और ट्रांजिशनल ही रहता है ये सब। तो टीलोफेज जब चलता है तो साइटोकाइनेसिस भी पैरेलली स्टार्ट हो जाती है। तो लेट टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में रीअपियर होगा, क्योंकि अब फिर से सेल को डिवाइड करना है ना बेटा, दो सेल में कन्वर्ट होना है। तो इस वाले स्टेज की बात हो रही है, दिस इज टीलोफेज। एकदम नॉर्मल, अभी तो समझते चलो, बाकी सेल डिवीजन में देखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनना पड़ेगा, ये दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पढ़ना पड़ेगा। तो टीलोफेज में रीअपियर हो रही है, लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो रही है। दोनों का पर्पस है, वहां स्पिंडल अपरेटस को बनना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटना पड़ेगा। यहाँ स्पिंडल अपरेटस सब टूट चुका है, क्रोमोसोम अपने जगह पे जा चुका है, सब डिवीजन हो चुका है। तो अब अपनी अपनी फैक्ट्री का बॉस का चैम्बर बनाना है भाई उनको। यूकैरियोटिक सेल है, विदाउट चैम्बर बॉस कैसे वर्क करेगा? तो पहला चैम्बर न्यूक्लियस का ही बनेगा। When nuclear membrane release some vesicles, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस हो जाता है और आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लेबिंग। ठीक है, उसको आप एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस नहीं कहोगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर वेसाइकल्स पूछा हुआ है, दैट फिनोमेना इज ब्लेबिंग। ये हमेशा नहीं देखने को मिलेगा और हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। इट इज रिपोर्टेड इन सैलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाई। ठीक है, मक्खी या ड्रोसोफिला एक, उसके सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा सिक्रीट करने वाली ग्लैंड हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड, वहां पे ब्लेबिंग का फिनोमेना रिपोर्टेड है। एंड इट इज अंडर रिसर्च, स्टिल अंडर रिसर्च कि क्या इस तरीके से फिनोमेना हम लोग के अंदर भी होता है। तो दिस इज, अभी देखो न्यूक्लियोपोर तो ऐसे स्टेबल हो गया ना बेटा, सब स्टेबल है। ब्लेबिंग क्या हो गया? जस्ट जैसे आपने एक्सोसाइटोसिस देखा ना, इस तरीके से ये वेसाइकल बन गया। ओके, ये वेसाइकल बन गया। तो दिस फिनोमेना इज ब्लेबिंग। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? एकदम ऐसे ही छोटा सा इमेज बना लो, लेकिन इसको स्पेसिफाई करना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाओगे तो ये एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। दिस इज नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो जाती हैं, चीजें ज्यादा हो जाती हैं, बट ये जरूरी भी बहुत, तो भी बहुत चीजें छूटती हैं बेटा, इतना मान के चलो। लेकिन ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करके ही जाना। मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे, कभी भी, इनकेस आप मेरे सामने आओगे ना, तो पहले दिन आपको क्या पता क्विज कॉन्टेस्ट ही खेलना पड़ जाए मेरे पास। समझे बच्चा? इसलिए टाइम टू टाइम ये जो आपको मेरे स्लाइड में रेड कलर का, मार्क कलर का, इस तरीके की चीजें दिखती है, वो समझ लो आपको क्वालिफाई करने के लिए। नहीं, नहीं आया, नहीं आया क्वेश्चन में, 90 क्वेश्चन तो आने हैं, लेकिन आपका बिल्डिंग, जो आपका बिल्डअप होगे, उसमें बहुत काम आती है ये सब चीज। इट इज सीन इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाई। रिप्लाई तो कर दो भाई, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? ब्लेबिंग नोट डाउन किया, छोटी सी इमेज बनाई, थैंक यू। चलो इन न्यूक्लियस, एक दिन और मैंने बताया था कि कुछ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए 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 ही याद रखना है। अगेन वही बड़ी क्लास वाली बात, थोड़ा सा भी डिटेल में समझना है हमें, यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो देयर इज मिक्सचर, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्लियर? डीएनए है ही 9 to 12%, आरएनए 5%, क्योंकि डीएनए रहेगा तो आरएनए बनाएगा, उसका नेचर है। एंड देन यूकैरियोटिक डीएनए है तो उसको एक बाइंड करके, होल्ड करके, उसको कॉम्प्लेक्स कंडेंस करके स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, उसको पढ़ेंगे अभी आज ही। अदर प्रोटीन्स है, ठीक, ये अदर प्रोटीन्स वाला ऑप्शन बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं भाई, ये हर बार गलत कर रहे हैं, मैंने देखा ये बच्चे। मैम हिस्टोन प्रोटीन ही तो है भाई, भाई मैम ने लिखवाया हुआ है नोट्स में 65% अदर प्रोटीन है, जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
हिस्टोन प्रोटीन तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं कि डीएनए बाइंड किया उसको हिस्टोन प्रोटीन के साथ, वो बाइंड करके रखा है। वाई? क्योंकि डीएनए है एसिडिक, हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक। तो एसिड और बेस को आपस में हो गया अट्रैक्ट, अट्रैक्ट हो गए तो 2 मीटर का डीएनए तुम्हारे सेल के अंदर है बेटा, एक सेल के अंदर 2 मीटर का अप्रोक्सीमेटली डीएनए। अब 2 मीटर तुम्हारी खुद की साइज नहीं हो, समझ रहे हो ना? 2 मीटर समझ में आता है सबको? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर तो तुम्हारी खुद की साइज नहीं है, उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ द सेल है, और हर ट्रिलियन सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए है, तो उसको कैसे रखेगी सेल? तो सेल को उसको बहुत कंडेंस करना पड़ता है, बहुत कंडेंस। ठीक है, उस बाइंडिंग में हिस्टोन प्रोटीन रोल प्ले करते हैं। अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे, 2 to 3। ओके ओके, तो लिपिड है 2 to 3%, अदर प्रोटीन 65%, हिस्टोन प्रोटीन 12 to 15%, आरएनए 5%, डीएनए 9 to 12%। इन न्यूक्लियस डीएनए एंड हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का जो रेशियो है दैट इज 1:1। ओके, 1:1 का रेशियो। अब देखो कुछ फैक्ट हम बताएंगे फटाफट, ये आपको वर्सेटाइल फैक्ट दिखेंगे, और आपको कई जगह भी पढ़ना पड़ेगा। जब आप एल्गी पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें हम फिर से रिपीट होंगे, हम टर्म्स यूज करेंगे, आपको बताना होगा कि व्हाट इज दैट टर्म इज रिलेटेड टू। ओके, जनरल हम देखते हैं कि एक सेल एक न्यूक्लियस, एक सेल एक न्यूक्लियस। जनरली द थ्योरी इज वन सेल वन न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया ना, दो दो डबल डीएनए होगा तो सेल रह ही नहीं सकती, वो डिवाइड करेगी। ओके, तो वन सेल वन न्यूक्लियस, बट लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको कंडीशन दिखती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। नाउ मल्टी न्यूक्लिएट दो तरीके से हो सकता है बेटा, देखो एकदम बढ़िया से इमेज है आपको दिख रहा है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे हो सकती है? या तो कई सारे सेल फ्यूज कर जाएं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इलास्टिक फ्लूडिटी नेचर की, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में डॉक करके फ्यूज कर गई, और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए, तो उस केस में क्या हुआ? एक बड़ी सेल बन गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से, और मल्टी न्यूक्लियस उसके अंदर है। इज इट क्लियर? रिजल्टेड इन मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इस तरीके से फ्यूजन ऑफ सेल से मल्टी न्यूक्लिएट सेल बनती है, तो सिंगल सेल बन गई लेकिन कई सारी सेल उसमें फ्यूज की थी, उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम कंडीशन। ओके, सेकंड केस क्या है? कि सेल ग्रो करती जाए, डिवाइड करती जाए, ठीक है, जेठानी देवरानी बढ़ते जाए, 10 भाई थे 10 की बहुएं आ गई, लेकिन वो फिर भी रह रही हैं एक घर में, लेकिन अपना अपना जोन उन्होंने बना लिया, उनके में दूसरा दूसरा दखल नहीं देगा, दूसरे में तीसरा दखल नहीं देगा, तो उस केस में क्या हुआ? घर तो एक ही है, ठीक है, जोन अलग अलग हो गए। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी इस तरीके से भी आ गई, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, उसके अंदर न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। कैरियोकाइनेसिस कंडीशन, जिससे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो। इज इट क्लियर बच्चा? बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो ऐसे भी रिजल्टेंट, अब देखो जैसा ये है वैसा ये है, बट दोनों का वे अलग है। ये फ्यूजन ऑफ सेल से बना, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई से बना। क्लियर है? इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। इसको प्रोनाउंस करते हैं सिनोसिटिक, कोइनोसिटिक नहीं, सिनोसिटिक कंडीशन। तो सिनोसिटिक कंडीशन पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन से रिजल्टेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज सिनोसिटिक कंडीशन। When I say ask about the syncytium condition, syncytium condition is a multinucleated condition which arises by the fusion of number of cells. Okay, electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between इंट्रा पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इस बात स्पेस की बात हो रही है,
10 to 15 nanometer, 10 to 50 nanometer, called the perinuclear space, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the ER and also bears ribosome on it. वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, या एक्स्ट्रा पॉइंट में है इसलिए रिपीट हो रहा बेटा. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of its two membranes. जो थ्योरी में लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले बताया इमेज देखते हुए. These nuclear pores are the passes, रास्ता है, through which movement of RNA and protein molecules, ribosomes, takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm, या न्यूक्लियोप्लास्ट एंड द साइटोप्लास्ट. ओके, अब ये वो इमेज है जो आपकी एनसीईआरटी में प्यारी प्यारी इमेज दे रखी है जो क्वेश्चन में आएगी. अब ये देखते ही पहचान जाओ कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रियल इमेज है. ओके, और ये एक क्रोमोसोम को डिजाइन किया गया कि आप समझ सको क्या होता है. तो अब जो इतनी लेबलिंग यहाँ पे दी हुई है वो आप बिल्कुल अपने आप ही बता सकते हो, एकदम फटाफट बताओगे. चलो देखो, बताना भाई. अपनी एनसीईआरटी से मत देखना, आप थोड़ी सी ईमानदारी से. क्या बेटा, ऑनलाइन में अभी ईमानदारी चलनी चाहिए, ठीक है. अटेंटिव होके बैठो, पढ़ो. हाँ बताओ. चलो बोलो. व्हाट इज ए? बी क्या है, मेरा ही नहीं. सी एंड डी. बताओ बेटा, ए क्या है? मेम्ब्रेन है क्या ए? व्हाट इज ए? फास्ट रिप्लाई. न्यूक्लियोप्लास्ट. वेरी गुड. बी? बी dense body. Is it nucleolus? Okay, good. Nucleolus. Good. C? C 4 पे दिख रहा है क्या? ओके. सी? nuclear pore. Very good. And lastly D? ओके गुड. रिवील करते हैं, जरा देखें. न्यूक्लियोप्लास्ट करेक्ट. न्यूक्लियोप्लास्ट करेक्ट. वेरी गुड. न्यूक्लियोलस करेक्ट. न्यूक्लियोपोर करेक्ट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेक्ट. गुड. ठीक है, समझ में आ गया. ये कभी आपका गलत होगा नहीं. देन आपका इधर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ, अभी इस पे बात नहीं करते, थोड़ा क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो बात करेंगे. चलो, यहाँ मैंने एक वीडियो डाल रखा था, वो प्ले नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लास्ट. आज मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगी पूरे सेल का स्ट्रक्चर का, ठीक है. वो एनिमेटेड वीडियो रहेगा, उसको आप देख लेना एक बार, क्योंकि अब आपका ऑलमोस्ट सभी स्ट्रक्चर आपने कवर कर लिया. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. बहुत बार मैडम ने बता दिया, क्रोमैटिन थ्रेड है, फंक्शनल एक्टिव थ्रेड है. क्रोमोसोम कभी एक्टिव नहीं होता, फंक्शनली एक्टिव नहीं है क्रोमोसोम. The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. ठीक है. The content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. देखो फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया है मैंने, ध्यान रखना. It is not a membrane bound structure. ये न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पोर्शन है जहाँ पे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम के फॉर्मेशन चल रहे हैं. डीएनए आरएनए प्रेजेंट है एंड राइबोसोम का यूनिट बन रहा है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. ऐसे ओपन ओपन फंक्शन चल रहा है, समझ लो. इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. अब ये सब रिपीट होता है बेटा. जब आप राइबोसोम पढ़ोगे तो आपको न्यूक्लियोलस के एंगल से पढ़ना होगा. जब आप न्यूक्लियोलस पढ़ोगे तो आपको राइबोसोम की पॉइंट आएंगे. क्लियर है? Larger and more numerous nucleoli are present in cells
एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जितना न्यूक्लियर उतना प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट, also known as nuclear sap or karyolymph. Okay, it is part of protoplasm that is separated by the nuclear envelope. It is inside nucleus, a gel-like matrix, clear and non-staining part. इसको स्टेन नहीं कर सकते हैं अपन। स्टेन किसको किए थे? क्रोमेटिन को। स्टेन किसको कर सकते हैं? क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियाई है, बॉडी है, वो सब स्ट्रेन हो सकते हैं। ओके, क्लियर एंड नॉन स्टेनिंग पार्ट, पीएच। पीएच इसका रहता है स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, 7.4 है, तो क्या हो गया? स्लाइटली बेसिक। प्लस माइनस 0.2 क्या होता है बेटा? देखो इसका दो रेंज आ सकता है, 7.6, 7.2, तो दैट इज प्लस माइनस 0.2। समझ में आता है तुम लोग को? ये नहीं भी आता होगा तो बस नोट डाउन कर लेना, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्लियर बच्चे? तो न्यूक्लियोप्लास्ट का पीएच आता है, एक हम आपको पीएच की लिस्ट भी दे देंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या पीएच प्रेजेंट है। और पीएच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम बड़ा ही सेंसिटिव है, जैसे तुम्हारे हो सकते हैं बड़े नखड़े हो कि ये दोगे मम्मी खाने में तभी मैं खाऊंगा, तभी मैं खाऊंगी, ये कपड़े दोगे तभी मैं पार्टी में जाऊंगी, ठीक है। तो उस तरीके से पीएच क्या है ना, एंजाइम के नखड़े हैं। वो पीएच दोगे तभी वो काम करेगा, टेम्परेचर दोगे तभी वो काम करेगा। इससे जहां जहां मल्टीपल रिएक्शंस चल रहे हैं, उस हर जगह का आपके बॉडी में एक स्पेसिफिक पीएच है। यूरिन का अलग पीएच है, ब्लड का अलग पीएच है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का अलग पीएच है, लंग्स के अंदर कुछ डिफरेंट पीएच है, ठीक है, हार्ट में कुछ अलग पीएच है। तो देयर इज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएच। इट कंटेन्स रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। किस क्या है इट? मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म ही चल रहा है अभी कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आरएनए हो रहा है, तो इसके पास रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होंगे। अब इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम बायोमोलिक्यूल में आपको डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डीएनए, अब देखो जब भी हम कोई पॉलीमर बात करें ना, उसको सिंपल उसको माला बना दो, वो एक माला हो गई और उस पे मोती लगा दो, तो डीएनए पूरी क्या हो गई? माला। और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नॉट न्यूक्लियर बेस, ठीक है, बेस बेस एक साइड, वो सब मिलके एक यूनिट बनती है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हो गई डीएनए की मोती, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हो गए हैं, तो वो हो गया डीएनए की माला। और डीएनए डबल हेलिक्स है, तो डबल वाला नेकलेस बना लेते हैं बेटा इसको। समझ में आई बात? इस तरीके से आप समझ लो इसको। तो रॉ मटेरियल न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। डीएनए है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स लगेगा, आरएनए है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। सुगर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही सुगर है, इसलिए मैंने बोला इसके अंदर देखो क्या क्या आ जाता है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें आपका एडेनिन, थायमिन, क्योंकि डीएनए आरएनए है, डीएनए है, ये ध्यान रखना है आपको, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, एंड एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आरएनए में होता है, यूरेसिल ये डीएनए में होता है। चार ही बेस है बेटा, उन्हीं के कंपोजिशन से पूरा का पूरा थ्रेड बनता है, पूरी की पूरी यूनिवर्सल यही है, यूनिवर्स में यही है, कुछ इसमें नया आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर्स है, तो ये उसके क्या हो गए? रॉ मटेरियल। नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ता है? सुगर से। सुगर दो टाइप की होती हैं, राइबोस एंड डीऑक्सी। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप सारे रॉ मटेरियल को क्लियर करो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है वो समझ लो, डीऑक्सी राइबोस सुगर। ओके, देन और क्या है चाहिए हमें? फॉस्फेट चाहिए, तब आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये आपका क्या बना बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर? क्या क्या जोड़ा है इसमें मैंने? देखो अब मैं मार्क कर रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस, सुगर,
एंड फॉस्फेट, ये तीनों मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके के नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक मोती बनी आपकी। चलो फिर एंजाइम्स चाहिए हमें सिंथेसिस के लिए, पॉलीमरेज जोड़ने के लिए लाइगेज, पॉलीमरेज, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे, एंजाइम्स अपने अपने फंक्शन की जगह पे आएंगे सब। मेटल आयंस चाहिए जो बाइंडिंग में हेल्प करेंगे, जो इन एंजाइम्स के फंक्शन में हेल्प करेंगे, उसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड जिंक मेटल आयन अबंडेंट अमाउंट में नीडेड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, क्लियर बच्चा? This is the ingredient for the recipe synthesis of DNA and RNA. ये अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो इसके लिए कोई लोड नहीं लेना आपको। दिस इज अबाउट जो आपका वहां पे वर्ड था न्यूक्लियोटाइड, उसको एक्सप्लोर किया मैंने। चलो, इट ऑल्सो कंटेन्स हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो 65% था बेटा वो आ जाता है। अदर प्रोटीन्स एंजाइम्स में कुछ पार्ट आ जाते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। 15% हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, 65% नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होंगे। प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियोप्लास्ट। प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, प्रीकर्सर राइबोसोम को बनाने के लिए जो प्रिमिटिव प्रो राइबोसोम होंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द, जो आपने उसको डिवाइड कर दिया था ना, कहीं पे 23 एस आर एन ए है, कहीं पे 5 एस आर एन ए है, उस तरीके का जो आप एक एसोसिएशन बना रहे थे, दे आर प्रिकर्सर। वो सब सिंथेसाइज होंगे, देन वो मिलेंगे और देन एक राइबोसोम बनेगा, एदर 70s और 80s और 55s। ओके बच्चा, क्लियर है? तो प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि ये यहीं पे तो फैक्ट्री है बेटा। जिस चीज की जहां फैक्ट्री होती है उससे रिलेटेड कंपोनेंट आपको वहीं दिखेंगे। न्यूक्लियोलस यही है, दैट्स व्हाई ये प्रिकर्सर्स आपको दिखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्रोटीन वही आपका हो गया राइबोसोम, एक एग्जांपल उसका, ठीक है। आरएनए ऑब्वियसली ये आप समझ चुके हो, आरआरएनए, टीआरएनए, और जो सेक्रेटरी है मैडम जो इंफॉर्मेशन लेके आएंगी, दैट इज मैसेंजर आरएनए। फंक्शंस, न्यूक्लियोप्लास्ट का फंक्शन, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यस, डीएनए डुप्लीकेशन। सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी ध्यान में रखो बेटा, रेप्लिकेशन इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और राइबोसोमल सब यूनिट्स, क्योंकि न्यूक्लियोलस वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस, बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, ये सब सपोर्ट में है। ये प्रोवाइड टर्जिडिटी टू न्यूक्लियस। अब जिस तरीके से बेटा सेल सेंट्रल वैक्यूल के अंदर सेल सैप भर रहा था और वो टोनोप्लास्ट को टर्जिट कर रहा था, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म पे प्रेशर जा रहा था, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर जा रहा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर दे रहा था, एंड फाइनली एक सेल का शेप डिसाइड हो रहा था, वो फुल्ली टर्जिड रहेगी। तो उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है इसके अंदर, न्यूक्लियोप्लास्ट कितने अमाउंट में है, कैसा है, वही तो उसको टर्जिड बनाएगा, अदरवाइज ये भी श्रिंक कर जाएगा। इज इट क्लियर? ये श्रिंक कर जाएगा इस तरीके से। तो टर्जिडिटी को मेंटेन करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, टर्जिडिटी यहाँ पे लूज नहीं कर सकती है एक सेल। इज इट क्लियर बच्चा? सभी रिप्लाई कर दो जरा एक बार फटाफट। ओके गुड। ओके, अब ये आपको क्या दिख रहा है? अगेन एक रंगोली दिख रही है, बायोलॉजिकल वर्ड में तो बहुत सारी रंगोली दिखती है। मैं तो कहती हूँ अभी तुम लोग कोई फेस्टिवल आए ना तो कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना के मुझे सेंड करना, ठीक? बच्चे बड़े अच्छे बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार एक स्टूडेंट ने बनाया था, एक ने तो पूरा न्यूक्लियर पोर ही बनाया था। बनाते हैं बच्चे, सुनते हैं एक्चुअली मेरी बात, थोड़ा बच्चे सुन लेते हैं।
वो एंजॉय करते हैं, फिर बायोफिलिक हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वापस आओ जरा। आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, दैट इज कंडेंस पार्ट, जो आज तक आप बोलते आए होगे क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रोमोसोम। ठीक, ये बड़ा ही कंडेंस है। उसको अगर खोलते जाओगे ना, तो यहाँ पे ये स्टेजेस में आपको पढ़ाऊंगी क्या क्या होता है, सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड, वो सब बाद में बताएंगे। अभी आपको बस ये समझना है कि आप अगर उसके बेसिक तक पहुंचोगे तो वहां पे डीएनए का डबल हेलिक्स आपको मिलेगा, और डीएनए के डबल हेलिक्स में कुछ इंफॉर्मेटिव पोर्शन मिलेंगे, दैट इज जीन। ठीक है, तो इस जीन के ही पास है सिर्फ इंफॉर्मेशन, ये है नॉलेज वाला पोर्शन, ये है बकवास, ये है नॉलेज, ये है बकवास। ठीक है, तो ये जितने इंटरवेनिंग होते हैं वो एक्चुअली, हम देखो कोई भी चीज है ना, उसको हम कितनी वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है और कितना हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे जस्ट सपोज अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, जस्ट सपोज एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर है जो रियल डायमंड है, एक डायमंड है, चलो शेप का क्या बात करें, एक रियल डायमंड है। ठीक, अब तुम्हें उस डायमंड को बचाना है, तो तुम कुछ उस पे एक ऐसा मार्किंग रखो जो तुम्ही को पता है, और बहुत सारे उसके डुप्लीकेट बना दो, और उसको एक साथ रख लो, हजारों की संख्या में डुप्लीकेट रख दो, और किसी को भी कोई भी आएगा तो उसको उतना ही टाइम मिल रहा है कि अब वो उसमें हजार में ढूंढ नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी आ गई आप पे, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी सुनो, तो प्रोबेबिलिटी है, अगर 10 के साथ रखोगे तो वो इजीली पा जाएगा, 100 के साथ रखे थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुआ, 500 के साथ रखे और प्रॉब्लम हुआ। तुमने अपनी जो नीडेड चीज थी जिसको तुम्हें सेफ रखना था, उसको तुमने उसकी ही जैसी चीजों के बीच में छुपा रखा है। इसी तरीके से हमारी जब सेल ये धूप ये केमिकल्स इनको फेस कर रही होती है, तो हमारी ये जीन वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। ठीक है, these are the information which are responsible for the formation of mRNA, which are responsible for the finally तो प्रोटीन ही बनेगा, for the synthesis of protein। अगर हमारी इस इंफॉर्मेशन पे अगर कोई सनरेज जाके पेनिट्रेट कर गई तो वो हो जाता है म्यूटेशन, वो चेंज हो जाएगा, वो डैमेज कर सकता है, वो डिजीज कर सकता है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने क्या नेचर ने ऐसा कर रखा है कि इस इंफॉर्मेशन को कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 1%, और बाकी का बाकी हमारा क्या है, 99% अप्रोक्सीमेटली हमारा जंक डीएनए है। ठीक है, अब ढूंढते रहो, अभी फिर भी जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, इस 1% पे हिट होने के चांसेस तो है ना, नील तो नहीं हुआ ये। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है तुम लोग को? ऐसे ही मैडम बताती रहती है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? तो इंफॉर्मेशन के सेव होने की चांसेस बढ़ी है, ये हमारे इवोल्यूशन में, इसलिए यूकैरियोटिक डीएनए में इंट्रॉन्स को जगह दिया गया। क्लियर? ये जो कोडिंग पार्ट है ये हो जाते हैं एक्सॉन, जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो हो जाते हैं इंट्रॉन। सब अलग अलग चैप्टर में आपको देखना है डिटेल में, अभी तो बस आप कहानी की तरह सुनते चलो कि यहाँ पे होना क्या क्या है। इज इट क्लियर? एक तो तुम लोग रिप्लाई नहीं देते, मेरे को समझ में नहीं आता कि सुनते भी हो या इंटरेस्ट लेते हो या नहीं लेते हो, या मैं ही पढ़ाती हूँ मैं ही समझती हूँ। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो मन में बोलता है यार क्या ही पढ़ाती रहती है, हमेशा ज्ञान देती रहती है एक्स्ट्रा, ऐसे तो नहीं बोलते हो मेरे को? क्लियर है, वेरी गुड। कोई मेरे को ऐसे तो नहीं बोलते हो? बताओ तो जल्दी से। बहुत ही एक्स्ट्रा बढ़ा देती हैं, पता नहीं क्या बोलती है, उसके बाद बोल देती है कि ये अगले चैप्टर में पढ़ना है। गुड, मत बोलना बेटा ऐसे, बहुत इंफॉर्मेशन वाली चीज बताती हूँ मैं। ठीक है, तो जंक डीएनए क्यों ज्यादा अमाउंट में दिया, ज्यादा क्या बहुत ही ज्यादा है बेटा, कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ 98 99%, कहाँ 1% 2%। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे जीन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस डीएनए को बड़ा कर दिया गया, और इस डीएनए के अंदर इसको फिर क्वाइल 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 सुपर क्वाइलिंग करते करते फाइनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम है मतलब सेल इज डिवाइडिंग, सेल डिवीजन के ही टाइम में क्रोमोसोम बनता है। चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा और देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस, कल लास्ट लेक्चर रहेगा बेटा, सेल को बढ़िया से अलविदा कहेंगे कल। डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, कल तो संडे है ना, कल नहीं मंडे। फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय वैगनर, टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय बोमेन, इंपॉर्टेंट है जहां स्टार लगा है।
Study of ultrastructure, Day and Bernard always found at the peripheral part of nucleus. पेरिफेरल मतलब न्यूक्लियर की बाउंड्री, और ये जनरली पेरिफेरल में मिले. सिचुएटेड नियर द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली आउटर से तो इसका पाला नहीं पड़ेगा ना, आउटर तो बाहर की तरफ है बेटा, तो नियर द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑल्सो रिमेन्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आप नोट डाउन करके रखोगे, सभी नोट डाउन करना है वैसे. सैट क्रोमोसोम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जब हम ये सारी बातें करेंगे ना, आपको पढ़ाएंगे टेक्निकल चीज की डीएनए के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होने चाहिए. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसका मतलब कहीं तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. ओके, तो दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको आप बोलते हो सेंट्रोमियर. डरना मत, अभी इमेज देख के हम सब बताएंगे क्या है यहाँ. तो ये है सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इसके अलावा अगर क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम, ये पूरा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम. डबल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड. सिंगल दिखेगा, ये दिख रहा है, तो ये रॉड शेप क्रोमोसोम होगी. तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन जो होना ही चाहिए क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज सेंट्रोमियर. दिस इज नथिंग, दिस इज अ डेंस डीएनए. ओके, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर, डीएनए है बढ़िया डेंस है, वो एक लोकेशन देता है. ओके, इसके अलावा अगर कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन है तो उसी को बोल रहे हो आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन. अभी आगे देख लेते हैं, फिर इमेज पे वापस आते हैं. कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. इसी रीजन से ये ही कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके बाद जो डीएनए बच गया वो होगा न्यूक्लियोलस को फॉर्म करने वाला डीएनए. तो नॉट और सैट क्रोमोसोम, जिसका फुल फॉर्म है साइन एसिडोथाइमो न्यूक्लियो सैटेलाइट क्रोमोसोम. इसको आप इतना समझ लो कि ये वो पोर्शन है जो डीएनए से कंडेंसेशन के टाइम बाहर आ गया. अब सुनो, कहानी सुनो, बस अच्छे से सुनो, ठीक है. ये कंडेंस हो रहा था, आप एक धागे को पूरा कंडेंस करते जा रहे थे, उसको बंच बना रहे थे, लेकिन कुछ धागा आपसे छूट गया और वहां पे गठान लग गई. तो इस तरीके से क्या हो गया, ये यहाँ पे एक नॉच बन गया, उसको आपने बोला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. और इसके इधर जो डीएनए रह गया वो एक अपना अलग दुनिया बना लिए, वही हो गया न्यूक्लियोलस. और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है. क्लियर. तो ये न्यूक्लियोलस, और इसके पास ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी आरआरएनए को बनाने की. इंफॉर्मेशन है मतलब इसके पास आ नहीं जाएगी, है होती है ऑलरेडी, क्योंकि कंडेंस में तो वो फंक्शनल ही नहीं है. तो इस पोर्शन को खुला रहना है. कंडेंस ये वाला फंक्शन नहीं करेगा बेटा, ये फंक्शन कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये ओपन है. तो आरआरएनए और इससे रिलेटेड प्रोटीन को फॉर्मेशन कराने की, मतलब एमआरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगी. इतनी बात समझ में आई तुम्हें? अटेंटिव होके सुनो, अदरवाइज ये मुश्किल लगेगा. शुड आई रिपीट? लिसन अगेन. ओके, देयर इज थ्रेड विच इज नोन एज क्रोमेटिन डीएनए सिंपल. ठीक है, उसी थ्रेड को आप यहाँ पे देखो रेड कलर से डिनोट किया गया, और ये काफी लंबा 2 मीटर का थ्रेड है, उसको कंडेंस कर दिया गया. कंडेंस किया जा रहा है तो उसका एक कॉन्स्ट्रिक्शन यूनिवर्सल है. क्रोमोसोम है तो ये वाला कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही होगा, जिसको आप बोलते हो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर. इसके अलावा अलावा अगर आपको कहीं पे नॉच दिख रहा है, कहीं पे बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि ये डेंस दिखेगा तो ये नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और नॉट. और इससे रिलेटेड जो रीजन हो जाएगा जहां पे डीएनए प्रेजेंट होगा वो हो जाता है सैट रीजन, सैट डीएनए. ओके, इसी सैट डीएनए से स्ट्रक्चर बनेगा न्यूक्लियोलस. एंड न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस होगी आरआरएनए की, एंड वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के एमआरएनए बनेंगे जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का पार्ट होंगे. प्रोटीन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एमआरएनए फॉर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, एंड आरआरएनए बनेगा. समझ में आया? ओके, फिर ये राइबोसोमल प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए जो एमआरएनए बाहर जा रहा है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कराएगा, फिर प्रोटीन राइबोसोम से अंदर आएगा. फिर यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे सब बाइंड कर जाएगा और राइबोसोम बन जाएगा, और राइबोसोम ट्रेवल कर जाएगा न्यूक्लियोपोर से बाहर. ओके, क्लियर है बच्चा?
ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया आर्म्स, क्रोमोसोम से आर्म पढ़े, पी आर्म क्यू आर्म, चलो मैं कल बताती हूँ। ये हो गया आपके आर्म्स, अभी बस इतना ध्यान रखो, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड देन दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन, उससे निकला हुआ डीएनए, वो रीजन, डीएनए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए, एंड फाइनली वहां पे राइबोसोमल यूनिट का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, क्लियर है? चलो, वेरी गुड। Generally, it is believed that the number of nucleolus is depends upon the number of haploid chromosome. ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। जितना हैप्लॉइड क्रोमोसोम की क्या होता है, मतलब एन स्टेज, एन स्टेज, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन का डिप्लॉइड स्टेज क्या है, 46 क्रोमोसोम का। हैप्लॉइड स्टेज मतलब स्पर्म या एग के अंदर कितने क्रोमोसोम है, दैट इज एन। तो बात समझ में आ रहा होगा ना बेटा? ओके, तो इस समय क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, 23, ठीक है। तो एक ह्यूमन सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस कितना होगा, इट इज जनरली डिपेंडेंट ऑन द हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्योंकि बेटा अभी देखो फिर से कहानी, एक जनरल स्टेटमेंट, हर 2n और n में एक क्रोमोसोम की बात हो रही है बेटा। n में आपके पास 23 क्रोमोसोम हो गए। हर 23 क्रोमोसोम में देयर इज पॉसिबिलिटी कि सेट डीएनए वाला रीजन बन जाए। सेट डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियोलस बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, कह सकते हैं हम, कह सकते हैं ना। बट इट इज जनरल, ये जरूरी नहीं है कि हर डीएनए में सेट डीएनए वाला पोर्शन हो, हर क्रोमोसोम में सेट डीएनए वाला पोर्शन बने। दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट्स वाई वहां पे जनरली टर्म दिया है, वन न्यूक्लियोलस फॉर वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया बच्चे? but its number is variable, in general 1 to 4 nucleolus present। अब आप कितना भी ले जाओ, लेकिन जनरली इसका रेंज क्या होता है, 1 to 4, क्योंकि सारे क्रोमोसोम में सेट डीएनए, सेट क्रोमोसोम वाला पार्ट नहीं बनेगा, प्राइमरी सब में होगा, दैट्स वाई उसको प्राइमरी कहा बेटा। साइज ऑफ न्यूक्लियोलस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो बियॉन्ड द एनसीईआरटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आते हैं, अभी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो भी आपको मिलेंगे। इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, ऐसे क्रोमेटिन जो न्यूक्लियोलस के अंदर आ गए, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए का थ्रेड आया, दैट इज इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। नहीं समझ में आ रहा हो तो बोल दो, क्लास रोक देंगे, कल पढ़ा देंगे, बट समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। फिर क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है तो चारों तरफ, अब देखो बेटा सिंपल, ऐसे डीएनए आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर, और ये एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्लैक वाला क्या हो गया, इंट्रा न्यूक्लियर। पेरी न्यूक्लियोलर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ, ठीक, मतलब न्यूक्लियोलर की बाउंड्री। तो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, पार्स क्रोमोसोमा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, पार्स क्रोमोसोमा। फिर फाइब्रिलर पार्ट होगा, फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, आरएनए फॉर्म हो रहा है और आरएनए के फाइबर प्रेजेंट है, क्लियर। इसको बोलते हैं पार्स फाइब्रोसा। आपसे डायरेक्ट ये टर्म पूछा जाएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। पार्स क्रोमोसोमा, पार्स फाइब्रोसा, एंड फिर ग्रैनुलर पार्ट आ गया। ग्रैनुलर पार्ट में आप ले जाओ राइबोसोम, ग्रेन, ठीक है। तो राइबोसोमल यूनिट आ गई, वो क्या हो गई, पार्स ग्रैनुलोसा। आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन होंगे, छोटी छोटी यूनिट मिलने लगेंगी, 23 एस आर एन ए, 5 एस आर एन ए, इस तरीके से यूनिट बनेगी, 16 एस आर एन ए। तो वो क्या हो जाएगा, पार्स ग्रैनुलोसा। इज इट क्लियर? ओके। फिर एक अमॉर्फस पार्ट है, मतलब वहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स डेंस एरिया है, दैट इज पार्स एमॉर्फा। तो तीन हमने डिफरेंट पार्ट देखे ठीक है। पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इस इमेज में कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ठीक है। ये पेरी, क्योंकि पूरा ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये कोई पोर नहीं है, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो पेरी, उसकी जो पेरी फेरी पे बना रखा है,
यहाँ वाले इमेज में देखो, पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, फाइब्रिलर पार्ट रिच इन आरएनए फाइबर, ओके। ग्रेनुलर पार्ट, ग्रेनुलर आते ही समझ जाना राइबोसोम से रिलेटेड है, तो आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन या प्रोटीन डायरेक्ट लिख लो। एमॉर्फस पार्ट जो कि आपका प्रोटीन्स को कैरी करेगा, प्रोटीन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस है। इज इट क्लियर बेटा? तो उसको बोल देंगे पार्स एमॉर्फा। Pars chromosoma made up by the intranuclear and perinuclear chromatin. Pars fibrosa by the RNA fiber. Pars granulosa by the rRNA plus protein. Pars amorpha only protein. और ये वाला इमेज ड्रॉ कर लोगे, सभी करोगे ये इमेज ड्रॉ। होमवर्क समझ लो आज का ये। ओके क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब इनके बारे में इनका डिटेल कल देखते हैं और फिर कंप्लीट करेंगे कल लेक्चर पूरा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी सेल चैप्टर खत्म हो चुकी है। आप देख लो पूरा सेल चैप्टर आपका मार्क हो चुका होगा, हो गया है। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वो क्रोमोसोम वगैरह का पोर्शन होगा, ये वाली स्लाइड होगी। उसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिलेटेड टू न्यूक्लियस, रिलेटेड टू क्रोमोसोम नोट डाउन करनी है। कल हम फटाफट बोलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप नोट डाउन करके इस चैप्टर को अपन कहेंगे टाटा बाय बाय, थैंक यू। चलो बाय बच्चा, बाय बाय।